अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप इस कहानी की 10वीं किस्त मुलाहिजा करेंगे। गो कि मेरा एक पैर जख्मी था, सीने और पीठ पर भी खराशें आ गई थीं, मगर मैं तकलीफ को बुला बैठा था। अगर इस थोड़ी सी तकलीफ की तरफ ध्यान देता तो जिंदगी से हाथ धो बैठता। मैं उठ ही रहा था कि ठिगने कद वाला नौजवान मेरे सर पर आ पहुंचा। इसने फिर उस तरह चलाया। इस बार इसने दाएं से बाएं हाथ चलाया था। मैं बैठे बैठे ही हाथ पर जोर देकर कोयले के बल आगे खिसकता चला गया। फर्श पुख्ता था, इसलिए आसानी फिसलते हुए काफी दूर चला आया था, जबकि उस तरह चलाने वाला अपने ही जोर में गुम था। मेरे लिए इतना वफका काफी था। मैं झटके से खड़ा हुआ था और किसी गड्ढे की तरह अपनी जगह से उछला था। तंग जगह होने के बावजूद मैंने फ्लाइंग किक चलाई थी जो उस्तरे वाले की पीठ पर लगी थी। वो उछलकर सामने वाली दीवार से टकराया था। ये इसकी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती थी कि इसका उस्तरा इसे ही चाट गया। दीवार से टकराकर इसकी गर्दन पर लगा था और वो मुर्गे बिस्मल की तरह फड़कने लगा था। इसे इसके हाल पर छोड़कर मैं अबू मियाँ और ठिगने की तरफ मतवज्जो हो गया था। अपने साथी का बुरा हाल देखकर वो दोनों सकते में आ गए थे। ये मौका मुनासिब था। मैंने इनमें से एक को ताक लिया और अपना आजमूदा दाव आजमाने की कोशिश की। दोनों हाथों को जोड़कर मुट्ठी बनाई और इस मुट्ठी को पूरी कुव्वत से इनके सर पर मारा। ये वार अगर घोड़े के सर पर भी पड़े तो वो भी डगमगा उठे। ठिगना तो फिर भी इंसान था, घोड़े जैसा सख्त जान नहीं। वार पड़ते ही इसके मुंह से करिया चीख निकली और वो कटे हुए शतीर की तरह ढह गया। इसके चीख ने अबू मियाँ को होश की दुनिया में खींच लिया। वो मेरी तरफ लपका। इसकी जुबान पर गलीज गालियां थीं। इंसान जब होश खो देता है तो पागल कहलाता है। वो भी गुस्से में पागल हो उठा। इसने सीधे सीधे मुझ पर छलांग लगाई। मैं कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था कि इसके झांसे में आ जाता। मेरे उस्तादों ने हर मौके के लिए कारामद दाव सिखाए थे, वही काम आ रहे थे। उन्होंने सिखाया था कि जब दुश्मन सामने से दौड़ता हुआ आए तो दाएं या बाएं हट जाना। मैंने भी यही किया था। फुर्ती से दाहिनी जानिब सरक गया था। वो अपने ही जोर में सीधा दौड़ता चला गया। इस मौके के लिए उस्तादों ने यह भी सिखाया था कि दुश्मन की पीठ पर पीछे से लात रसीद करो। मैंने भी ऐसा ही किया। इसकी कमर से कुछ नीचे खड़ी लात रसीद कर दी। वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। इसे गिरते देखकर मैं अपनी जगह से उछला और दोनों पैरों से इसकी पीठ पर जंप लगाई। जूते की हील ने इसकी रीढ़ का मिजाज पूछा। ये बाहर भी ट्रेनिंग में सिखाया गया था। इसका असर कितना है इसका भी अंदाजा था। फिर भी दोबारा उछाल भरकर इसी मकाम पर एड़ी बजाई। वो जिबा होते हुए भैंसे की तरह टकराया। मेरा वजन, इस पर उछलने की फोर्स, सब मिलाकर इसके लिए मोहल्लक साबित हुए और वो तड़पने लगा। इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि दुश्मन को कभी रहम खाकर ना छोड़ना, वरना गोली मुकद्दर ठहरेगी। हमेशा ख्याल रहे तुम्हारा मुकाबिल तुम्हारी जान और मादरे वतन की आज़ादी दोनों को छीनने के लिए आया है, इसलिए इसे भरपूर सजा दो। इस नुक्ते को याद करते ही मैं अपनी तकलीफ भूल गया और समझ लिया कि इस वक्त ये शख्स अगर मेरे हाथों से बच गया तो मुझे खत्म कर देगा। इसलिए मैंने झुककर इसे कॉलर से पकड़ा और ऊपर उठाया। फिर झटके से इसके गले के गिर्द बाजू डाल दिए। इसकी गर्दन को बाजू के हल्के में लेकर दबाव डालने लगा। इसे सांस लेने में तकलीफ हुई तो वो झटके लेने लगा। इसके चेहरे पर वहशत सिमट आई थी। शायद मौत की आहट सुनने लगा था। मुझसे टकराने आया था, नतीजा देख लिया। मैंने इस पर रहम खाना कुफर समझा और बाजुओं का हल्का तंग करने लगा। जैसे जैसे मैं दबाव बढ़ा रहा था इसका जिस्म वैसे वैसे झटके ले रहा था। बिला आखिर वो साकित हो गया। आंगन में तीनों बेहिसो हरकत पड़े थे। मैंने इस पर से नजरें हटाकर अपने तीनों दुश्मनों का जायजा लिया। तीनों हनूज बेहिसो हरकत पड़े थे। साकत और जामिद पड़े थे तो दो होश खो चुके थे। मेरा शिकार करने आए थे और खुद शिकार हो गए थे। अकेले मैंने 3 विकेट्स गिराई थी। इसकी भी खुशी थी, मगर मैं भी तो इंसान था, गोश्त पोस्त का इंसान। मुझे भी दर्द तकलीफ का एहसास होता था। तकलीफ बेचैन करती थी। पैर पहले ही जख्मी था। इस जख्मी पैर से मुसलसल काम लिया था। टांके खुल गए थे, खून जारी हो गया था और पीठ और सीने पर उस तरह के जख्म लगे थे। इनसे भी खून जारी था। तकलीफ बढ़ रही थी, फिर भी जब्त किए हुए था। इन तीनों से निपटकर मैंने फातिहाना नजर इधर डाली जिधर औरतें खड़ी थीं। तमाशा खत्म हो चुका था, मगर असर बाकी था। तीनों औरतें सकते में थीं। मैं इनके नजदीक पहुंचा। रशीदा, जो बड़ी बहादुर बनती थी, इस वक्त इसका चेहरा सफेद था, किसी धुले हुए कपड़े की तरह सफेद। खौफ से आंखें फटी हुई थी। मैंने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया और फिर ऊंची आवाज में कहा, जो होना था हो गया, अब तो होश में आ जाओ। मेरी आवाज पर वो चौंकी। इसकी बहन मुस्कुराई और रेखा हंसती। इन तीनों में रेखा के आसान खता न थे। वो खुद पर काबू रखे हुए थी, इसलिए जल्दी से बोली, वाह मेरे शेर, क्या डिशम डिशम मारा है। धर्मिंदर भी ऐसी फाइट ना कर पाए। उस तरह धरा का धरा रह गया और तुमने भरपूर कुटाई लगा दी। मैं खुशी से मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट ने इसको हौसला दिया। वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर अल्फाज मुंह में ही रह गए। खुला हुआ दरवाजा जो पाट खुल गया था और अंदर एक रेला सा आ गया। एक के पीछे एक तकरीबन 10 आदमी घुस आए। इनके हुलिये बता रहे थे कि ये सड़क छाप गुंडे नहीं है। फिर एक और बात इन्हें अलग बता रही थी। इनमें से एक के हाथ में पिस्तौल था।
बाकी सब चाकुओं से लेस थे। पिस्तौल आम गुंडों की दस्तरस में नहीं होता था। पिस्तौल आम गुंडों के दस्तरस में ना था, खासी कीमत में मिलता था। इसने अंदर आते ही पोजीशन ले ली थी, जिससे जाहिर था कि ये लोग इसी काम के आदी हैं। मैं लम्हा भर पहले खुद को बहुत ऊंची शय समझ रहा था, मगर इतने सारे हथियार देखकर बंदा घबरा ही जाता है। मैं भी पत्थर सा हो गया था। इनके लिबास भी गुंडे मवालियों जैसे ना थे। कड़क स्त्री, उम्दा पतलून शर्ट, दोनों ने टाई भी बांध रखी थी, इसलिए जहन में एकदम नाम उभरा, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले मामूली गुंडे को बचाने के लिए आ जाएं, ये नामुमकिन बात थी। यकीनन अबू मियाँ काफी ऊंची चीज है, या फिर मैं IB वालों की नजरों में आ गया हूँ। ये लोग अबू मियाँ का सहारा लेकर मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी पूछा नहीं और बाल्टी में से डोंगा लेकर अबू मियाँ के मुंह पर छींटे मारकर बोला, जल्दी निकलो, गाड़ी तैयार है। ऐसे कैसे जाएंगे? इस हराम के पिल्ले को खत्म करके जाएंगे। अबू मियाँ कहता हुआ खड़ा हुआ। इसकी टांगें अभी भी लरस रही थीं, मगर अपने हिमायतियों को देखकर वो शेर बनने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुमने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है। बॉस ने खबर भेजी है कि गुलफाम के आदमी चल पड़े हैं। इस तक खबर पहुंच गई है कि हम तुम्हारी हिमायत में इसके इलाके में दाखिल हुए हैं। इसने झिड़कने के अंदाज में कहा। कुछ भी हो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरा उस्तरा? कहकर वो इधर उधर देखने लगा। खींच कर ले चलो, वक्त बहुत कम है, पुलिस भी आ सकती है, दरवाजे पर खड़े टाई वाले ने कहा। शायद वो इन सब का सरबराह था। हुक्म मिलते ही तीनों आदमियों ने अबू मियाँ का हाथ पकड़ा और कॉलर पकड़कर इसे जबरदस्ती खींचते हुए बाहर ले गए। दोनों ने मुर्दे को उठा लिया और दोनों ने बेहोश शख्स को भी उठा लिया। इनके बाहर जाते ही रशीदा ने पूछा, ये साहब लोग कौन थे? खुदा का शुक्र कि तुम बोली। गो कि मेरा जहन अभी भी उलझा हुआ था, मगर इनके जहनों को साफ करना था, खौफ दूर करना था, इसलिए पुरमजा अंदाज में मैंने जुमला कसा। मैं तो समझ रहा था कि तुम तीनों पर इन लोगों ने जादू की छड़ी घुमा दी है और तुम लोग पत्थर बन गई हो। मैं डरी नहीं थी, इसलिए खामोश थी कि तुम्हारी तवज्जो न बटे। रेखा ने आगे बढ़कर कहा, मुझे यकीन था कि मेरा पति देव बहुत बहादुर है। मैंने हैरत से इसे देखा कि अब तो ये बेअबांक वेल मुझे अपना शोहर बताने लगी है, मगर कुछ बोला नहीं। वाकई आप धर्मिंदर हैं। क्या उछल उछल कर क्रैफट मारा है। बाइस्कोप सिनेमा का मजा आ गया। हमीदा ने भी जुबान खोली। मगर ये साहब लोग कौन थे? अबू मियाँ कैसे ले आया? रशीदा की सुई वहीं अटकी हुई थी। अगर पहले ही पूछ लेती तो मैं इनसे मालूम कर लेता। अब तो वो लोग चले गए। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। फिर आदल का कुर्ता पहनने के लिए उठा लिया। वहीं खड़े खड़े शर्ट उतारी और पैंट पर कुर्ता पहन लिया। तो आओ हम लोग खुशियां मनाएं। हमीदा आपा का कमरा हाजिर है। रेखा ने फिर बेशर्मी का मुजाहरा किया। अब मुझे यकीन आने लगा था कि ये लड़की जहनी फतूर में मुब्तला है। मैं कुछ कहता कि दरवाजा खुला और इकबाल दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इसके साथ आदिल भी था। जैसे ही इसकी नजर आंगन में फैले खून पर पड़ी, वो चीखा, हमीदा, रशीदा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब ठीक हैं। ऐसा बहादुर जब मौजूद हो तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमीदा बोली। तुम तो स्टेशन पर होगे, तुम्हें किसने इतला दी? मैंने पूछा। मोहल्ले का एक लड़का मुझे ढूंढता हुआ पहुंचा था। इसने ये खबर पहुंचाई कि इस बार अबू मियाँ अपने पूरे दिल गुर्दे के साथ आया है। दिल का नाम सुनकर मैं डर गया। ये सब अकेले कितनी देर मुकाबला करेंगे? वो लोग मेरी बीवी को अगवा करने में कामयाब हो जाएंगे। ये लोग तो खुश होते हैं कि चलो बीवी से जान छूटी। मैंने हंसकर माहौल के तनाव को दूर करना चाहा। वाह भाई साहब, आप तो उल्टी ही पट्टी पढ़ा रही हैं। हमीदा बोली। है बीवियों, उल्टी पट्टी तो बीवियां पढ़ाती हैं। यही वजह है कि शोहर माँ की नहीं बीवियों की सुनता है। मैंने मुस्कुराते हुए जनाना लहजे में कहा। हमीदा जवाब में कुछ कहती कि इकबाल बोला, भाई मियाँ, दिल लगी तो होती रहेगी। अब जरा बाहर की सोचो। ये लोग जो आए थे बहुत मुनज्जम थे। उन्होंने पूरी गली को कवर किया हुआ था। फिर अबू मियाँ और इसके साथियों को भेजा था। खुद बाहर खड़े रहेंगे। गुलफाम के एक आदमी ने गली में दाखिल होना चाहा था। उन्होंने इतनी चाबुक दस्ती से इसे बेहोश किया था कि पूरी गली वीरान थी और पूरी गली वाले हैरान भी थे। तुम्हारे ख्याल में ये लोग कौन थे? लगता है इंटेलिजेंस वाले होंगे। वही लोग इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। अगर इंटेलिजेंस वाले थे तो समझो हम इनकी नजरों में आ चुके हैं और अब हम किसी भी वक्त उठा लिए जाएंगे। मेरे दिमाग में सरगोशी गूंजी। ये तो बहुत बुरी खबर है। वाकई ये लोग गुंडे मवाली नहीं लग रहे थे। इकबाल ने कहा। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर टाट का पर्दा लटक रहा था। आदिल ने पूछा, कौन? हम हैं, भाई ने भेजा है। सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गया कि गुलफाम के आदमी आ गए हैं, इसलिए जल्दी से कहा, मैं आ रहा हूँ। फिर इकबाल से कहा, आओ जरा इनकी भी सुन लें। बाहर गली में कुर्सियां पड़ी थीं। लगता था लोगों ने घरों से ला लाकर बिछाई हैं। मैं हैरान रह गया कि खुद गुलफाम भी मौजूद था। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया। आओ मेरे शेर, वाकई तुम बहादुर हो। अकेले तीनों को ठिकाने लगा दिया। यकीनन मेरे पहुंचने से पहले ही मोहल्ले वालों ने ब्रीफिंग कर दी थी। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मोहल्ले वाले गुलफाम की खातिरदारी में लगे हुए थे और मैं सोच रहा था, वाकई खौफ इंसान से बहुत कुछ करा देता है। गुंडे मवाली भी पूजे जाने लगते हैं। वाह।
मैंने इलाके में अपने आदमियों की तादाद बढ़ा दी है। विक्टर ने बहुत बुरा किया है। गुलफाम ने सोडा वाटर की बोतल मुझे देते हुए कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये जंग अब मैं खुद लड़ूंगा। आज ही इस इलाके में जाकर इसे ललकारूंगा। ये विक्टर कौन है? मैंने पूछा। पार्क सर्कस एरिया की चौकी इसी के पास है। वो अपनी हदूद को बढ़ाने की फिक्र में है। वर्गला दोगला क्रिस्टन है, खुद को डॉन कहता है और अंग्रेजों की तरह रहता है। अपने मवालियों को भी अंग्रेजों की तरह नजर आने की तरगीब देता है। इसके मवाली शर्ट पैंट पहनते हैं और सुर्ख टाई लगाते हैं। इसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान की सांस ली कि चलो ये शक तो दूर हुआ कि आईबी वाले थे। गुलफाम की वजह से बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। बढ़ती भीड़ को देखकर वो खड़ा हो गया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, मगर रात तक लौट आऊंगा। इसके उठते ही मैं भी खड़ा हो गया। इकबाल इस नौजवान के साथ लौट रहा था। इसके चेहरे से नकाहत टपक रही थी। नजदीक आते ही बोला, डॉक्टर साहब उठने वाले हैं, आप भी जाकर जख्मों पर दवा लगवा लें। मेरे जख्मों में टीसें उठ रही थीं। पट्टी कराना जरूरी था। एक नौजवान के साथ मैं भी डॉक्टर के हाथ चल दिया। घर लौटा तो आंगन में फैला हुआ खून साफ किया जा चुका था। फर्श की सफाई के बाद चटाई बिछा दी गई थी। हमीदा और रशीदा और रेखा चटाई पर बैठी थी। दरवाजे के नजदीक एक और चटाई बिछी थी जिस पर इकबाल और आदिल बैठे थे। आदिल के गोद में इसकी बच्ची थी। गुलफाम की आमद ने इनके हौसले को सवा कर दिया था। थोड़ी देर पहले इस आंगन में जो ड्रामा खेला गया था वो भी सब भूल चुके थे। ऐसे इत्मीनान में बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे देखते ही इकबाल ने कहा, भाई साहब वाकई आप बहुत बहादुर हैं। आपकी वजह से इलाके भर में मेरी धाक बैठ गई है। गुलफाम की आमद ने सोने पर सुहागे का काम किया है। अब राजा बाजार का हर बंदा मुझसे अदब से मिलेगा। मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और इसके बराबर में बैठ गया। रेखा ने हमीदा से कहा, भाभी ये थक गए होंगे, चाय बना ले। हमीदा बगैर पसोपेश के खड़ी हो गई। इसे खड़ा होते देखकर रशीदा ने कहा, रहने दे बाजी, मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने महसूस कर लिया था कि रशीदा मेरे काम खुद करना चाहती है। शायद वो मुझे पसंद करने लगी थी। जिस्म की हंडियां जवानी की आग पर खुदबुद जरूर करती है कि ये तकाज़ाए फितरत है। जब मेरे जैसा आदमी इसे देखकर नशा महसूस करने लगा था तो वो तो दिल की पुकार क्यों ना सुनती। मेरा झुकाव इसकी तरफ इसलिए था कि इसमें मेरी बीवी की झलक थी और वो मेरी तरफ इसलिए झुक रही थी कि वो तकाज़ाए जिस्मानी से मजबूर थी। जवानी आती है तो आंखों में ख्वाब उतर आते हैं। बांके और सजीले शहजादे का ख्वाब जो इसे खुशियां दे सके, इत्मीनान भरी जिंदगी दे सके, आराम और आसाइश दे सके। इसे मुझ में ये तमाम खूबियां नजर आ रही होंगी, इसलिए मेरी तरफ झुक रही थी। वो गुर्बत की गोद में पली थी और मेरे पास नोटों की गड्डियां देख चुकी थी, इसलिए इसे राग़ब होना ही था। अगर सच कहूँ तो मैं बीवी की मुशाहबत की वजह से या फिर जज्बाती उबाल पर इसे मीठी नज़रों से ज़रूर देख रहा था, मगर हकीकत में मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मैंने उधर से नजरें हटा ली और इकबाल से बोला, इकबाल ये मामला अब कुछ दब जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हमसे कोई गलती हुई है क्या? आदिल ने चौंक कर कहा, दरअसल हमें एक ज़रूरी काम है, बम्बई जाना है। काम कुछ ऐसा है कि जितनी देर होगी उतना ही नुकसान होता रहेगा। अभी तो आप आए हैं, कम से कम हफ्ता भर तो रुके। इतनी देर यहाँ रुकना मुश्किल है। जैसे ही गुलफाम हालात पर काबू पाएगा हम चल देंगे। मेरे पहले ही जुमले पर रशीदा ठिठक गई थी और चूल्हे की तरफ जाते जाते रुककर मेरी तरफ शिकायती नजरों से देख रही थी, जैसे वो जुबान हिलाए बगैर सिर्फ आंखों से कह रही थी कि क्या मुझे भी छोड़ जाओगे। औरत औरत की नजर को ज्यादा पहचानती है। रेखा ने भी इसकी नजरों को भांप लिया था। इसके चेहरे पर नागवार सी झलक आ गई थी। भाई साहब, ना आपने बताया और ना मैंने इकबाल से पूछा, आप करते क्या हैं? आदिल ने कहा, मैं चाय की पत्ती का कारोबार करता हूँ। दार्जिलिंग के बागान से चाय की पत्ती खरीदता हूँ और पूरे मगरबी बंगाल और बिहार में सप्लाई करता हूँ। इरादा है कि बम्बई में भी एक शाख खोल लूँ। आप अपने साथ मुझे भी शामिल कर ले। ख्वांचा लगाने से दिल भर गया है। दिन भर लोगों की बातें सुनो, गुंडा टैक्स अदा करो, फिर पुलिस वालों को भत्ता अलग दो। मैं तंग आ गया हूँ। मेरे काम में भी दिमाग सोजी बहुत है, लोग जल्द उकता जाते हैं। मैंने इसे टालने के लिए कहा, फिर बावर्ची खाने की तरफ देखा। रशीदा प्यालियों में चाय डाल रही थी। रेखा फौरन उठ गई। शायद वो इसे मुझे चाय देने की कोशिश से भी महरूम करना चाहती थी। आप फिक्र ही ना करें, मैं हर किस्म का काम कर लेता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक और काम सोचा है।